गुड इवनिंग क्लास। आज हमें एविडेंस का कहां से स्टार्ट करना था? सेक्शन 32 से शुरू करा। फिर 31 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। किसमें क्या था? सेक्शन 32 पीटी पर्पस से और मेंस पर्पस से, दोनों ही पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मेंस के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है, पीटी से हम देखते हैं कि यहां से क्वेश्चन वो कैसे कैसे बनाते हैं। सेक्शन 32 में ऐसे कुछ कंडीशंस दी हुई है कि कब कोई व्यक्ति अगर जीवित नहीं है तो उसकी स्टेटमेंट भी रेलिवेंट हो जाए। नॉर्मली जीवित व्यक्तियों की स्टेटमेंट उन्हें आके कोर्ट में आके वो अपना एविडेंस देते हैं, टेस्टिमनी करते हैं, पर उनका क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह होता है, वो सब चीज आती है। मगर इसमें ऐसा 32 ऐसे बताता है कौन सी ऐसी स्थिति होंगी जिसमें कि किसी व्यक्ति की मरने के बाद भी स्टेटमेंट रेलिवेंट है। तो 32 में एक बार देख लेते हैं पहले क्या इंपॉर्टेंट है। कह रहा है स्टेटमेंट्स कोई भी स्टेटमेंट्स ऐसी कोई भी स्टेटमेंट है, सपोज करो आप, पहली चीज तो आप ये पकड़ लो 32 में जो स्टेटमेंट है, 32 में जो स्टेटमेंट है वो रिटन और वर्बल दोनों हो सकती है। मतलब कि लिखी हुई और वर्बल, दोनों तरीके की स्टेटमेंट हो सकती है। ठीक है, एक कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है क्या? जस्ट आवाज आ रही है आप लोगों? कनेक्टिविटी की कोई इशू तो नहीं है ना? अगर किसी को आवाज में प्रॉब्लम हो रही हो, स्क्रीन में प्रॉब्लम हो, तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। ठीक है, तो हम 32 में वो स्टेटमेंट देख रहे हैं जो आफ्टर डेथ भी रेलिवेंट हो सकती है। अब इसमें पहले स्टेटमेंट की एक इन्होंने बात कह दी कैसी हो सकती है कि देखिए जी, रिटर्न भी हो सकती है और वर्बल भी हो सकती है। तो ये बात तो क्लियर होगी, कोई सी स्टेटमेंट हो वो रेलिवेंट होगी। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट्स रिटर्न और वर्बल ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स मेड बाय पर्सन। ठीक है जी, नेहा जी, ठीक है, चलिए। तो स्टेटमेंट्स कैसी है? रिटर्न और वर्बल ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स मेड बाय पर्सन हु इज डेड। तो अब देखो इसमें पहले पकड़ लो कौन कौन से लोगों की बात कर रहा है 32। हम नॉर्मली इसमें 32 में हम ये समझते हैं कि जो लोग मर गए हैं, जो डेड है, उनकी रेलिवेंट होगी, मगर ऐसा नहीं है, काफी लोग इसमें फॉलो करेंगे। तो देखो किस किस की होती है कि हु इज डेड, पहले तो यही है मीन। दूसरा कह रहा और हु कैन नॉट बी फाउंड, दूसरा जिसे आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, मिल नहीं रहा है, हु कैन नॉट बी फाउंड। तीसरा कह रहा है और हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस। मान लीजिए पागल हो गया, कुछ हो गया, ठीक है, इनकेपेबल हो गया कि एविडेंस दे ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये चीज ले ली हमने। और whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expense which under the circumstances of the case appears to the court unreasonable। तो ये कह रहा है कि ऐसा कहीं मान लीजिए ऐसा हो जाए कि जिसका हमें एविडेंस कराना है, जिसने स्टेटमेंट दी है, उसकी अटेंडेंस को हम विदाउट डिले
या एक्स्ट्रा एक्सपेंस के प्रिक्योर नहीं कर पाएंगे, मतलब कि उसका स्टेटमेंट हम वहां पर कोर्ट में बुलाने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। सपोज करो ऐसा हो जाए किसी केस में कि खुद प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट करानी हो, अब प्रेसिडेंट को कोर्ट तक बुलाना ही अपने आप में इतना बड़ा प्रोसीजर है, ये करो वो करो, उसमें पता लगा एक स्टेटमेंट के चक्कर में 6 महीने अपना ट्रायल डिले हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाए। या फिर मान लीजिए जिसकी स्टेटमेंट करानी है वो भाई साहब तो अमेरिका में रह रहे हैं, तो ये है कि उन्हें बुलाने के लिए अमेरिका से वो आएंगे, ये होगा वो होगा, उसमें एक्सपेंस भी लगेंगे और डिले भी होगा, है ना। तो ऐसा अगर होता है तो 3-4 तरीके के टाइप के उन्होंने लोग पकड़े हैं। नॉर्मली पीटी में जो क्वेश्चन बनाता है वो इस तरीके से तो नहीं बनाता कि किस किस टाइप के लोगों की स्टेटमेंट 32 में रेलिवेंट होगी, मगर फिर भी ये पता जरूर होना चाहिए कि सिर्फ डिले, हम डेड वालों की बात नहीं कर रहे, हम तो कई तरीके के लोग हैं, उसमें डेड भी है आपके, जो लोग नहीं मिल रहे वो भी है, ठीक है, वो लोग भी है जिन्हें आप बुला नहीं सकते हो विदाउट अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंसेस, ठीक है ना, या फिर कोई इनकेपेबल हो गया। ऐसे अगर जो लोग हैं उनकी स्टेटमेंट, और वो चीज जो हमने पकड़ ली है कि रिटर्न और वर्बल, ये तो अब रिटर्न और वर्बल तो ये लेके चलेंगे हम, कैसी भी स्टेटमेंट हो, लिखी गई हो बोली हो चलेगा। कह रहा अगर ऐसे लोगों की होती है तो फॉलोइंग सर्कमस्टांस में रेलिवेंट हो जाएगी। अब वो फॉलोइंग सर्कमस्टांस में दिए हैं 8 तरीके के सर्कमस्टांस दिए। क्वेश्चन जो बनाता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके पहले से बनाता है, और बाकियों से जो बनाता है वो मोटा मोटा आप ये समझ लो कि मार्जिनल हेडिंग जो है वहीं से बना देता है। तो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो है जहां से क्वेश्चन बनता है वो आपके 1 से बनता है। ये 1 जो है वो है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन जिसकी हम बात करते हैं, तो ये चीज जो है यहां से एग्जामिनर आपका क्वेश्चन बनाएगा। तो एक बार इसे देख लेते हैं यहां से क्वेश्चन वो कैसे कैसे बना रहा है। चलो पढ़ते हैं पहले। When the statement is made by a person as to the cause of his death, कह रहा है अगर किसी ने, एक पर्सन है, मैं ए मान के चलता हूं, किसी ने अपनी कॉज ऑफ डेथ बताई है, सीधे सीधे किसी ने क्या बताई है आपको, किसी व्यक्ति ने कॉज ऑफ डेथ बता दी। पहली चीज तो ये है कि स्टेटमेंट में होता है मैं कैसे मरा या मुझे किसने मारा। दूसरा कह रहा है और एज टू एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द ट्रांजेक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ, मतलब कि वो सीधे सीधे कॉज ऑफ डेथ तो नहीं बता रहा है, बट क्या बता रहा है, सर्कमस्टेंस बता रहा है, वो ट्रांजेक्शन बता रहा है। या तो डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ बता दे, या फिर क्या बता दे, वो ट्रांजेक्शन बता दे, ऐसे सर्कमस्टांस बता दे जिसकी वजह से बाद में उसकी डेथ हुई। ऐसी अगर कोई चीज बता रहा है, और फिर आगे तो समझ लेनी है उसका यूज नहीं है कि इन केसेस इन विच द कॉज ऑफ डेथ, इन केसेस इन विच द कॉज ऑफ दैट पर्सन डेथ केम इनटू क्वेश्चन, वो तो ठीक है कि जब उसके डेथ का क्वेश्चन जब आएगा तब ऐसे केसों में उसकी क्या होगी, स्टेटमेंट रेलिवेंट हो जाएगी। तो किसकी स्टेटमेंट रेलिवेंट रहेगी कि या तो कोई व्यक्ति सीधे अपने अपने डेथ का कॉज ही बता दे कि मैं इससे मरा या मैं ऐसे मरा या मुझे इसने मारा, और या फिर एक ट्रांजेक्शन बता दे, और ट्रांजेक्शन में बताऊंगा कैसे कैसे वो बता सकता है, एग्जांपल भी लूंगा इसका। ट्रांजेक्शन बता दे कि ये सर्कमस्टांस थे, ये हुआ था, डायरेक्ट नहीं बता रहा कि मेरी डेथ कैसे हुई, ठीक है, मुझे किसने मारा, मगर ये है कि उससे पता लगे कि अच्छा ये हुआ, इसकी वजह से इसकी बाद में डेथ होगी। तो वो भी डाइंग डिक्लेरेशन में कह रहे हैं कि वो रेलिवेंट होगी, उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो रेलिवेंट होगी। चलिए जी, अब नीचे जो लाइन कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है, इसके साथ पढ़ना। कह रहा है सच स्टेटमेंट, ऐसी जो स्टेटमेंट होंगी आर रेलिवेंट वेदर द पर्सन हु मेड देम was or was not at the time when they were made under expectation of death। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो कह रहा है कि जब उसने वो स्टेटमेंट की, मान लो हम ए को लेकर चल रहे थे, ए ने जो स्टेटमेंट की,
ये कह रहा है चाहे उसको पता था या नहीं पता था, जब उसने वो स्टेटमेंट दी तो उस टाइम उसको चाहे पता था या नहीं पता था कि उसकी डेथ उससे हो सकती है ना। क्या कह रहा है कि एट द टाइम देवर मेड, जब ये स्टेटमेंट मान लीजिए उसने करी, आज कितनी, आज 11 है, तो 11/2 को उसने शाम को 5 बजे करी सपोज। अब इस टाइम जो उसने स्टेटमेंट दी है, कह रहे हैं एक बी नाम का व्यक्ति है, उसने मुझे चाकू मार दिया सपोज, ये स्टेटमेंट दी, तो उस टाइम हो सकता है उसे ये ना पता हो कि मैं इसकी वजह से मर जाऊंगा, छोटी मोटी चोट हो, उसे लगा कि हाँ हल्का फुल्का मार दिया है। या ये हो सकता है कि वो बी के पास जा रहा है, उसे लगा मैं बी के पास जा रहा हूँ, उससे कुछ मुझे काम हो, उसने मुझे बुलाया है, उस टाइम उसको ना पता हो बी के पास जा रहा हूँ क्या हो जाएगा। तो उसको पता हो ना पता हो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि इससे मेरे को डेथ हो सकती है। एक तो ये चीज क्लियर हो गई नीचे से, और दूसरा कह रहा है वॉट एवर द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग। वॉट एवर द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग का मतलब कह रहा है कि चाहे वो सिविल हो, है ना, और चाहे वो क्रिमिनल हो, किसी भी तरीके की उसमें 2 मिनट जरा इस माइक को म्यूट कर देता हूँ, नीचे बड़ा शोर आ रहा है, ये थोड़ा पास हो जाए, 2 मिनट के लिए म्यूट कर देता हूँ। हाँ जी, शुरू करते हैं। तो बाहर से बहुत शोर आ रहा था, तो मैंने कहा अभी 2 मिनट के लिए वेट करते हैं। चलिए, तो हम क्या कर रहे थे, 32 में बात कर रहे थे, 32 में हम बात कर रहे थे कि इसमें 3-4 इसमें कीवर्ड है हमें पकड़ने के लिए, जो हमें एसोसिएट करके रखने 32 के साथ, डाइंग डिक्लेरेशन के साथ। तो अगर हम डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ रहे हैं तो पहली चीज इसमें 2 चीजें कह रहा है कि स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट के साथ आप हमेशा याद रखो कि इन्होंने ऊपर ही दे दिया है कि वो वर्बल रिटर्न कैसे भी हो सकते हैं, तो वो तो बात करते हुए स्टेटमेंट दोनों तरीके की होंगी। अब ये कह रहा है जो स्टेटमेंट है, ये 2 डाइंग डिक्लेरेशन में कह रहा है या तो सीधे कॉज ऑफ डेथ ही बता दे, और या ऐसे सर्कमस्टांस बता दे, ऐसी उसकी ट्रांजेक्शन बता दे, ऐसी ट्रांजेक्शन बता दे जो रिजल्टेड इनटू डेथ। और तीसरी मेन इंपॉर्टेंट जो सबसे बात कही है उसमें कही है इसने कि ही मे और मे नॉट बी अवेयर, है ना। तो उसको चाहे पता हो कि ना पता रहा हो कि मेरी इस डेथ हो सकती है, उसे अपनी डेथ का अंदाजा रहा हो ना रहा हो, तब भी मान लीजिए कि उसका ये स्टेटमेंट रेलिवेंट होगा। लास्टली जो चीज कही है ना, एनी प्रोसीडिंग कही है, तो प्रोसीडिंग का कोई भी नेचर, है ना। तो सिविल क्रिमिनल सभी तरीके के डाइंग डिक्लेरेशन पूरी तरीके से काम करेगी। अब देखो जब मेंस के लिए जब हम पढ़ते हैं तो मेंस में डाइंग डिक्लेरेशन
किस तरीके का काम, मतलब कितने इसकी रेलिवेंसी के साथ इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, बहुत कुछ हम पढ़ते हैं। डीडी रिटर्न में होता तो ज्यादा अच्छा होता है, ओरल में होता थोड़ा वीक होता है, प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छे के लिए उसमें क्या क्या होना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं होने चाहिए, बहुत सारा मेंस के लिए प्रॉपर एक इसमें है, बहुत सारा कंटेंट है। और पीटी पर्पज से अगर हम डाइंग डिक्लेरेशन को देखें तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, सबसे पहली बात एक ये वाली लाइन, मे और मे नॉट अवेयर। तो ये चीज जो हमारे यहाँ पर है ये इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इंग्लैंड में अगर आप जाओगे तो इंग्लैंड में वो कहते हैं कि नहीं जी, ही मस्ट बी अवेयर, ठीक है, उसे मतलब पता होना चाहिए। कॉज ऑफ डेथ की बात करते हैं सिर्फ, वो इस सर्कमस्टांस और ट्रांजेक्शन की बात नहीं करते। कॉज ऑफ डेथ में तो मे भी हो सकता है वो अवेयर हो, मगर ट्रांजेक्शन जब वो बता रहा है, ट्रांजेक्शन में एग्जांपल देता हूं मैं आपको पहले, अगर क्लियर ना हो पा रहा हो ये वाला ट्रांजेक्शन में। सपोज करो, ऐसे करो, ए है, ए का फ्रेंड है बी, बी इसको कॉल करता है कि ए भैया कहाँ हो आप, भाई मैं तो अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ, कि एक काम करो शाम को 6 बजे आप मेरे पास आ जाओ मेरे घर पर, और साथ में डिनर का प्रोग्राम अपने यहाँ रखा हुआ है, बहुत दिनों में आपसे मिले भी नहीं है, बातें भी हो जाएंगी, खाना पीना। और ठीक है वैसे आ जाता हूँ। अब ये ए जब अपने घर गया शाम को, तो इसे अपनी वाइफ से बोला सी से कि मेरे को थोड़ा सा बी के घर जाना है, 6 बजे उसने मुझे बुलाया है, तो वहां खाने पीने का प्रोग्राम। उसके बाद ए चला गया बी के यहाँ पर, एक की लाश मिलती है रात को 9 बजे कहीं पर, पोस्टमार्टम होता, पता लगता है कि ए को जहर दिया गया था, ए की डेथ जहर से वजह से। अब जो इसने ए ने जो अपनी स्टेटमेंट सी को दी थी, अब इसे ट्रांजैक्शन बताई ना, सर्कमस्टेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इनटू हिज डेथ, कि अब और एक और बात कि इसको ये भी नहीं पता था कि ये जो बता रहा है इसको कोई अवेयरनेस भी नहीं थी, इसको कोई अंदाजा भी नहीं था इस बात का कि मेरी डेथ हो सकती है नहीं हो सकती। तो ये जो बात कर रहे हैं, ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये इंग्लैंड में तो रेलिवेंट नहीं होती, पर हमारे ये भी रेलिवेंट हो जाती। तो इसलिए क्योंकि इंग्लैंड और इंडिया के थोड़ा लॉ में वेरिएशन आ जाता है, तो कई बार यहां से पूछ भी लेता है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, हमने थोड़ा लिबरल बनाया डाइंग डिक्लेरेशन को, हमने उन सारी सर्कमस्टेंस को भी इंक्लूड कर लिया है कि डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ की बात नहीं, अगर उसने ऐसे भी ट्रांजेक्शन के बारे में बताया है, सर्कमस्टेंस भी बताए हैं जिससे उसकी डेथ हो गई, तो वो भी रेलिवेंट होंगे, उसकी हम डाइंग डिक्लेरेशन की तरफ प्रूव कर सकते हैं। तो सी आके बताएगी ना कि सी ने, ए ने मुझे बोला था 4 बजे करीब आए थे, घर पर बोले थे बी के यहाँ जा रहा हूँ, रात को डिनर बी के पास है, तो बी से पूछो। और बी के साथ तो प्रॉब्लम है, तो ये रेलिवेंट होगा तो इसे प्रूफ करते रहेंगे। अब क्योंकि बी के पास लंच करने गए थे, इन पर लास्ट सीन थ्योरी में लग जाएगी, मैं सेक्शन 7 में पढ़ा था लास्ट सीन थ्योरी जो थी। अब पुलिस से पूछा कि भाई साहब आखिरी बार ए है वो आप ही के पास आए थे, उसके बाद इनकी लाश मिली है, अब आप बताइए कि क्या हुआ इनके साथ, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई है। तो एक इसी में डाइंग डिक्लेरेशन पे एक लैंडमार्क केस है जो बहुत पूछता है, और आपको भी जहां तक मुझे है कि आपको पता होगा, पकाला नारायण स्वामी। पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर, नाइनटीन 39, ठीक है, प्रिवली काउंसिल। तो ये पकाला नारायण स्वामी, इस पे एक लैंडमार्क केस है, और डायरेक्ट पीटी में यही पूछता है कि पकाला नारायण स्वामी या तो पूछ लेगा किससे रिलेटेड, तो आपको पता चले डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है, या फिर ये पूछे कि डाइंग डिक्लेरेशन पर कौन सा केस लैंडमार्क केस है, तो वो पकाला नारायण स्वामी है। वाइस वर्सा कैसे भी अगर वो पूछ ले तो आपको ये केस, तो खैर मुझे, मैं बिलीव कर रहा हूँ कि आपको पहले से पता होगा, मैं फिर भी आपको बता देगा। जैसे दूधराज पांडे हो गया, पकाला नारायण स्वामी हो गया, ये केस ऐसे है, अली भाई पे वो हो गया, ये हो गया, ये ऐसे केस है, मुझे लगता है कि लॉ के स्टूडेंट ने अपने ग्रेजुएशन में भी पढ़े होंगे, तो वहां से हम लोग सुनते हुए आ रहे होंगे। चलिए, ये तो हो गया जो ये डीडी पे पीटी पे क्वेश्चन पूछता है। एक तो केस लॉ ये पूछ लेता है, और ये पूछ लेगा इसमें कि उसको पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए, जरूरी है नहीं, या फिर ये पूछ लेगा कि डीडी
किस तरीके की प्रोसीडिंग पे लगती है, कहाँ कहाँ आप डीडी का एविडेंस रेलिवेंट होगा उसका। तो सिविल क्रिमिनल एनी काइंड ऑफ प्रोसीडिंग की बात हो रही है यहाँ पे, वॉट एवर द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग। तो ये भी हमारा इसमें कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है, जैसे इसका 2 है 3 है, डीडी से बाहर क्वेश्चन नहीं बनाएगा वो। इसके बाद इसका जैसे 2 है 3 है, तो कई बार इसमें से डायरेक्ट अंदर से घुस के तो नहीं पूछता है, उसका मन बहुत ज्यादा कर जाए वैसे तो डीडी पे ही खत्म हो जाता है उसका 32 पीटी के पर्पज से। पर कभी कभी ऐसे पूछ ले, कोर्स ऑफ बिजनेस की बात हो रही है, तो ये कहां पर है, मतलब उसमें किसी के मरने के बाद अगर इसकी रेलिवेंट होती है तो जैसे 32 का ये 2 आ जाता है, ये ऐसे पूछ देता है कभी कभी, क्योंकि 1 2 3 4 ये इन्होंने दे रखा और ये ऐसे ही पूछ देता है। जैसे थर्ड है इसका जो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर है, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर है मान लो, तो यहां से क्या करता है, डायरेक्ट ऐसे ही पूछ देता है, दूसरे तीसरे से खासकर। बाकी तो इसमें से ज्यादा कुछ नहीं पूछता। एक इसका जो चौथा पांचवा जो है, ये थोड़ा और मैं आपको बता देता हूं, नॉट सो इंपॉर्टेंट है पीटी पर्पज से, तो फिर भी पता होना जरूरी है क्या कह रहा है। देखो एक बार चौथा देख लेते हैं। कह रहा व्हेन द स्टेटमेंट गिव्स द ओपिनियन ऑफ एनी सच पर्सन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ विच if it existed he would have been likely to be aware and when such a statement was made before any controversy as to such right custom or matter had arisen। क्या कह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है, मान लीजिए कि मैटर जो आया है वो किसी राइट, ठीक है, और कस्टम का आया है, सपोज करो ऐसा कुछ होता है, और किसी आदमी ने एक अपना स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट में एक ओपिनियन दिया है, ठीक है, स्टेटमेंट क्या दिया, एक ओपिनियन दिया है। कह रहा है किसी आदमी ने एक ओपिनियन दिया है और किससे रिलेटेड दिया है, वो राइट से कस्टम से दिया है रिलेटेड, और मैटर ऑफ पब्लिक और जनरल मतलब इंटरेस्ट की बात अगर कर रहा हो, जनरल इंटरेस्ट ले लो आप यहाँ पर, जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर कोई ओपिनियन उसने दिया उसमें, मगर इसमें दो चीजें जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट आती हो जाती है कि जब इसने ओपिनियन दिया तो ये कह रहा है कि ये अगर ऐसा होता कि अगर ऐसा कोई राइट कस्टम एग्जिस्ट करता जब उसने वो स्टेटमेंट दी, जब उसने वो ओपिनियन दिया, अगर वो एग्जिस्ट करता तो इस व्यक्ति को, मान के चलते हैं व्यक्ति ए, तो ए को तो पता ही होता, कोर्ट उसकी स्टेटमेंट से, उसके स्टेटस से समझ पा रही है कि अच्छा ये व्यक्ति की बात हो रही है, और ये व्यक्ति अगर ऐसा कोई राइट या कस्टम एग्जिस्ट करता उस टाइम पर जब उसने स्टेटमेंट दी तो इसको पता होता। और उसने जो अपनी जो स्टेटमेंट दी है वो बिफोर कंट्रोवर्सी दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आ जाएगा कंट्रोवर्सी। उसने जो स्टेटमेंट दी है वो कब दी है, बिफोर कंट्रोवर्सी। ये मुद्दा कभी ऐसा कोई केस में डिस्प्यूट हुआ नहीं था, उससे पहले उसने कोई ओपिनियन दिया। सपोज करो कोई एक गांव में एक मैटर उठता है कि ये जो कुआ है ये किसका है, ऐसा मानना, ऐसा उठ जाता है, तो पब्लिक उसके जनरल इंटरेस्ट का से रिलेटेड है या किसी के राइट से रिलेटेड है, भैया वो कह रहा मेरा है, वो कह रहा नहीं भैया तो गांव का है, सबका है, कोई कह रहा नहीं मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी में फॉल करता है। अब मान लो 90 साल के अंकल जी ने आज से 20 साल पहले कोई स्टेटमेंट दी, नहीं दी, ये तो जमींदार साहब का ही था, वो तो उन्होंने ऐसे बोल दिया कि चलो ठीक है गांव की जनता का भला करने के लिए कि चलो इसे पानी ले जाया करो, ये तो उनका दिल था, समाज के लिए कुछ करना चाहते थे गांव के लिए, वरना प्रॉपर्टी ये कुआ था तो पर्सनल जमींदार साहब। ये स्टेटमेंट 90 साल के अंकल जी ने 20 साल पहले दी थी। अब ये बात मान के चलो कि अंकल जी की उम्र 90 साल है, गांव में वो 90 साल से रह रहे हैं, तो कोर्ट ये कह रहा है कि उन्होंने जो, अगर ऐसा कोई राइट या ऐसा कोई कस्टम होता, अगर एग्जिस्ट करता तो उनको तो पता ही होता, ऐसी कोई बात होती तो। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है 20 साल पहले, तब तक कोई कंट्रोवर्सी तो उठी नहीं थी उसे लेके, तो फिर इनकी जो स्टेटमेंट है कि ये कुआ जमींदार साहब का था, ये खुद में रेलिवेंट हो जाएगी। और अब रेलिवेंसी की बात कर रहे हैं, हमको ये नहीं कह रहे कि उन्होंने कह दिया तो वो प्रूव हो गया और सब कुछ हो गया, रेलिवेंट है। अब क्या कर सकते हो आप, इस पे एविडेंस कोर्ट में दे सकते हो, आप प्रूव कर लो, बाद में डिस्प्रूव हो जाए वो सब अलग बात है, मगर रेलिवेंट हो जाएगी तो आप इस पे एविडेंस दे पाओगे।
ठीक है ना। तो इस तरीके की बात ये कर रहे हैं, ये 4 कर रहा था। क्वेश्चन यहां से ना भी बनाया, मगर मान लो बाई चांस कभी उसका दिल आ जाए, तो उसमें मेन चीज आपने क्या पकड़नी है कि 2 चीजें है कि अगर एग्जिस्ट करता, अगर ऐसा कोई राइट वगैरह, तो भाई साहब को पता होती, और दूसरा बिफोर कंट्रोवर्सी, है ना। बस ऐसा है, ऐसा। इसके बाद इसका फिफ्थ देख लो आप। फिफ्थ कह रहा है कि व्हेन द स्टेटमेंट रिलेट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप बाय ब्लड मैरिज अडॉप्शन। तो तीनों तरीके से किसी से भी अगर कोई स्टेटमेंट किसी ने दी है, सपोज करो स्टेटमेंट किसी ने दी और वो स्टेटमेंट है एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप के एग्जिस्टेंट की के बारे में वो स्टेटमेंट किसी ने दी है, वो ब्लड से हो सकता है, रिलेशनशिप, मैरिज से हो, अडॉप्शन से हो, व्हाटएवर, बिटवीन पर्सन एज टू हुज रिलेशनशिप बाय ब्लड फलाना ढिमका, द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट हैड स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज। ये देखो यहाँ पे पकड़ लो, जो इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, मान लो सपोज करो ये है एक स्टेटमेंट, तो ए कौन है, स्पेशल मीन ऑफ नॉलेज है। इनको क्या है, स्पेशल मीन ऑफ नॉलेज है, ठीक है। एंड व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड बिफोर द क्वेश्चन इन डिस्प्यूट वाज रेज। तो ये तो ठीक है, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि आपने बिफोर कंट्रोवर्सी दी, नीचे ही वही बात कर रहा है कि जब ये डिस्प्यूट नहीं उठे थे उससे पहले ही वो स्टेटमेंट दी है। यहाँ भी क्या कह रहा है कि मान लीजिए किसी के रिलेशनशिप के एग्जिस्टेंस को लेकर क्वेश्चन उठ जाता है कहीं पर, और एक स्टेटमेंट किसी व्यक्ति ने दी हुई है इस डिस्प्यूट के उठने से पहले कभी, और वो भाई साहब को ना स्पेशल मीन ऑफ नॉलेज थी, मतलब कि उनका रिश्ता है, मान लीजिए ऐसा रहा हो, अब मान लीजिए वो दादाजी वादाजी हो, उन्हें पता हो कि ये लड़के मेरे लड़के के इतने वो थे, उसके पत्नी शादी वहां से हुई, ये हुआ वो हुआ सारा, मतलब कि उन्हें पता है, स्पेशल मीन है ना उनको। तो फिर उनकी अगर कोई स्टेटमेंट बिफोर अगर कंट्रोवर्सी दी हुई है तो वो भी क्या होगी, रेलिवेंट हो जाएगी। यहाँ पर रेलिवेंसी से रिलेटेड है। अब तो भाई साहब वो रही नहीं, खत्म हो गया, उन्होंने 10-15 साल पहले कुछ बोल दिया था, तो रेलिवेंट हो जाएगी। ये कह रहा 5, तो 4 क्या कह रहा था, राइट और क्वेश्चन। तो इसमें जो आपको याद रखना है, वैसे 32 में आपको तरीका जो बता रहा हूँ पीटी पर्पज से आप ऐसे याद रखना, ऐसे 6 में भी कुछ ऐसा ही है। तो याद जो रखना है ना, पहले में आपको पता है कि डीडी है, ये सबको याद रहता है, ठीक है। दूसरे में क्या है, बिजनेस है, आप एक एक वर्ड पकड़ के रखना, आपको याद आता जाएगा। तीसरे में क्या कह रहा है कि अगेंस्ट द इंटरेस्ट है, अगेंस्ट द इंटरेस्ट है। चौथे में क्या कह रहा है, राइट और कस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। पांचवा क्या कह रहा है, रिलेशनशिप की बात कर रहा है, ठीक है। छठा जैसे आ गया, क्या कह रहा है कि फैमिली अफेयर्स वगैरह की बात कर रहा है, डीड की बात कर रहा है एक्चुअली, कोई फैमिली अफेयर, फैमिली अफेयर वगैरह आ गया। तो जब आपने इसका क्रक्स समझ लिया, जैसे आपने 4 पढ़ लिया कि किसी ने राइट कस्टम के बारे में कोई स्टेटमेंट दी है, ठीक है, और बिफोर कंट्रोवर्सी दी है ना, और अगर वो एग्जिस्ट करती है तो उसको पता होता। 5 में आगे किसी के रिलेशनशिप के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं अगर, तो स्पेशल मीन किसी को है और बिफोर कंट्रोवर्सी दी है तो उसकी रेलिवेंट हो जाएगी। 6 में आगे मान लीजिए कि 2 लोगों के फैमिली टूब में, फैमिली ट्री में कहीं लिखा गया, कुछ करा गया, पोथी पत्र जो बनते हैं लोगों के पूरे, अगर उसमें कहीं कुछ लिखा हुआ है उनके बारे में, रिलेशंस के बारे में, ऐसा कुछ है, विल वगैरह में कुछ लिखा हुआ है, तो वो सब भी रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे इसका 8 है, अब 8 से देखो 8 क्या कह रहा है, द स्टेटमेंट वॉज मेड बाय नंबर ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोगों ने स्टेटमेंट दिया है, एंड एक्सप्रेस्ड फीलिंग और इंप्रेशन ऑन देयर पार्ट रेलिवेंट टू द मैटर। बहुत सारे लोगों ने एक जैसी फीलिंग किसी पे दी है, मान लो सपोज करो 10 या 20 लोगों ने एक जैसी बात कही ली है ना, तो वो भी रेलिवेंट हो जाएगी। तो यहां से पूछता तो वैसे 1 से, मगर आपको कम से कम 32 का ये तो पता होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 में आखिर है क्या क्या, और वो उसके लिए आपको सिर्फ एक एक वर्ड पकड़ के रखना है। बाई चांस अगर उसका दिल विल ऐसा हो जाए एग्जामिनर का
कि वो कहते नहीं आज तो डीडी से तो सभी पूछते हैं, मैं तो इसको ऐसे पूछूंगा, मैं 3 से पूछूंगा इसको सरप्लस से, और वहां पर क्या है द इंटरेस्ट ऑफ मेकर, इतना ही पूछ लेगा वो। अब आपने क्योंकि उसका 1 2 3 अगर याद नहीं किया आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो उसके लिए एक बार ऐसे 1 2 3 में जरूर याद कर लें। अब देखो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार, है ना। एग्जाम्पल ए देखो इसका, ये डीडी पे ही है, ठीक है। तो कह रहा है द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज मर्डर्ड बाय बी। क्वेश्चन ये उठाया है कि क्या ए को बी के द्वारा मारा गया। ए डाइज ऑफ इंजरीज रिसीव्ड इन अ ट्रांजेक्शन इन द कोर्स ऑफ विच शी वॉज रेविज्ड। तो उसको क्या हुआ है कि कोर्स ऑफ रेविशिंग मतलब कि जब भी उसका रेप वगैरह हुआ होगा तो उसमें जो इंजरी लगी उसकी वजह से मर गई। द क्वेश्चन इज वेदर शी वॉज रेविज्ड बाय बी। अब क्वेश्चन ये क्या उसको रेप वगैरह हुआ था बी के थ्रू। द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज किल्ड बाय बी अंडर सच दैट अ सूट वुड लाई अगेंस्ट बी बाय एज विडोज। तो इसमें क्या कह रहा है देखो, इसने अलग अलग 3-4 तरीके की वो बनाई है, सर्कमस्टेंस बताए हैं कि इन सब में हो सकता है कि नहीं हो सकता। स्टेटमेंट मेड बाय ए एज टू द कॉज ऑफ हिज और हर डेथ, अपने डेथ की जो स्टेटमेंट दी है, रेफरिंग रेस्पेक्टिवली टू द मर्डर द रेप एंड द एक्शनेबल रॉन्ग अंडर कंसिडरेशन आर रेलिवेंट फैक्ट। यही तो ये कहना चाह रहा है ना कि उसने, अब यहाँ तो सीधे कॉज ऑफ डेथ की बात कर रहा है, उस ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहा, वो सीधे बता रही है कि रेप हुआ तो उसने बताया कि मेरे रेप उसने किया था, उसकी वजह से वो मर गई। क्वेश्चन की बात कर रहा है कि भाई, तो ये सब चीजें उसने मान लो अगर बता दी मरने से पहले कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, तो फिर वो रेलिवेंट हो जाएगी। ठीक है, इसका कोई एग्जांपल देख लूं अगर। और तो इसमें मुझे एग्जांपल तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, इतना ही काफी है। 32 में जो पूछेगा यहीं से पूछेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं 33। 33 में से वैसे तो वो कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, मगर मैं 33 का आपको क्रक्स बता देता हूँ। पीटी पर्पज से 33 इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। क्रक्स इसका ये है कि मान लीजिए सपोज करो ए और बी के बीच में कोई केस हो गया, ठीक है। ए ने कोई स्टेटमेंट किसी प्रोसीडिंग स्टेज पे कहीं पर दे दी, ठीक है। सपोज करो मान लीजिए ट्रायल स्टेज पे, मान लो ट्रायल चल रहा था, उसने यहाँ पर अपनी ए ने एक स्टेटमेंट दे दी और उसके बाद भाई साहब की डेथ हो गई, ठीक है। अब ये बी भाई साहब अपील में चले गए, तो इनकी ये स्टेटमेंट हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। या फिर सेम अगर कोई मैटर चल रहा है, मान लो इसी में ही ट्रायल में मैं कह रहा हूँ कि एक स्टेटमेंट आज दी और फिर 2 महीने बाद दोबारा से उसको जरूरत पड़ी स्टेटमेंट की, तो एक प्रोसीडिंग में भी दोबारा देने के लिए अगर उससे पहले उसकी डेथ हो गई है तो उसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो अगर उससे रिलेटेड दूसरी कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। 33 भी वही बात कर रहा है कि कोई अगर मर गया है, कोई मिल नहीं रहा है, ऐसा कुछ स्थिति बनती है तो उनकी स्टेटमेंट रेलिवेंट होगी कि नहीं होगी। मगर ये कह रहा है कि वो एक बार दे चुका है, आके प्रोसीडिंग में एक बार दे चुका है। वहां पर जो प्रोसीडिंग वगैरह में नहीं दे रहा था वो तो अपने कहीं भी कोई स्टेटमेंट दे रहा था। देखो एक बार वो बताता हूँ आपको, 33 पढ़ के एक बार देख लेते हैं। एविडेंस गिवन बाय विटनेस इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है जी। तो आगे ना बात, एविडेंस कहां दिया है, किसी व्यक्ति ने जुडिशियल प्रोसीडिंग में दिया है, और बिफोर एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ टू टेक इट, तो किसी ऐसे व्यक्ति के सामने दिया है जो एविडेंस ले सकता है, इज रेलिवेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग इन अ सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग। एक तो आ गया सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग आ जाएगा, ठीक है। और इन अ लेटर स्टेज ऑफ अ सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो चीज बताते हैं, या तो दूसरी सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग, मान लो अपील वगैरह है, ऐसे कुछ है उनमें, और या फिर क्या होगा एक लेटर स्टेज पे भी हम उसे यूज कर सकते हैं, है ना। ये तो कह रहे हैं
द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट विच इट स्टेट्स व्हेन द विटनेस इज डेड कैन नॉट बी फाउंड। तो वही सारी चीजें आ गई कि जब वो व्यक्ति मर गया है, मिल नहीं रहा है, इनकेपेबल हो गया है, एविडेंस नहीं दे सकता, या फिर केप्ट आउट ऑफ द वे बाय द एडवर्स पार्टी, दूसरा आदमी उसे आने से रोक रहा है उसको, है ना, और उसकी प्रेजेंस वगैरह को आप ऑब्टेन नहीं कर पाओगे विदाउट डिले और एक्सपेंस। तो इन सर्कमस्टेंस में क्या होगा कि दो जगह पे आप किसी व्यक्ति की स्टेटमेंट रेलिवेंट हो जाएगी। कब हो जाएगी जी? एक तो सब्सिक्वेंट कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है ना, और या फिर लेटर स्टेज पे। 33 से वैसे क्वेश्चन नहीं बनता, मगर क्वेश्चन बनेगा, और बनाएगा तो इन दोनों को लेके ही बनाएगा। इसके कीवर्ड है इसके, एक व्यक्ति की स्टेटमेंट रेलिवेंट हो सकती है, उसने अगर तुझे मान लीजिए अभी कोई केस मान लो हो जाता है, डेफेमेशन का कोई केस हो जाता है, सपोज करो डेफेमेशन का केस हो गया, तो किसी व्यक्ति ने आज कोई स्टेटमेंट दे दी कि हाँ जी ऐसे ऐसे ना विटनेस आया, हाँ जी उन्होंने मेरे सामने ये बात कही थी। अब वो आदमी भाई साहब मान लीजिए मर जाते हैं, तो मान लीजिए अगर सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई अपील वगैरह भी होती है, तो वहां पर क्योंकि वो भाई साहब स्टेटमेंट एक बार दे गए थे, वहां उसको यूज किया है, वो रेलिवेंट हो। 33 से भी इतनी बात करता है। दोनों चीजों ने एक ही प्रोसीडिंग की लेटर स्टेज पे भी आप यूज कर सकते हो और सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद 33 से वैसे पूछता नहीं है, और पाई चार्ज पूछ ले। अब देखो 34 से लेके और 39 तक, 34 से 39 तक पीटी पर्पज से सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है इसमें, जो इंपॉर्टेंट है वो है इसकी मार्जिनल हेडिंग। जैसे आप ऐसे देखो 34 अगर देखें हम लोग, तो 34 बात करता है बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, 34 किसकी बात कर रहा है? बुक्स ऑफ अकाउंट की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, एक बार पढ़ भी लेता हूं, चलिए आपके लिए एक बार पढ़ते हैं इसको हम लोग, थोड़ा तो दिमाग में जाएगा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है मगर क्या देखते हैं। एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट including those maintained in electronic form regularly kept in the course of business are relevant whenever they refer to a matter into which the court has to inquire, but such statement shall not alone be sufficient। shall not, ये थोड़ा सा पकड़ के चलना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। alone be sufficient to charge any person। to charge any person। अब ये जो कह रहा है कि मान लीजिए कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी अगर आप बुक ऑफ अकाउंट्स को एंट्री वेंट्री करते हैं, तो कल मान लीजिए कोर्ट को कुछ इंक्वायरी करनी पड़ी, तो उसको वो क्या कर सकते हैं, वो रेलिवेंट हो जाए। मगर एक लाइन नीचे कह रहा बहुत इंपॉर्टेंट है, शैल नॉट अलोन बी सफिशिएंट टू चार्ज एनी पर्सन। मतलब ये अपने आप में अकेले अगर कोई एंट्री ऐसी मिलती है तो किसी आदमी पर लायबिलिटी के लिए चार्ज करने के लिए सफिशिएंट नहीं होगी। आपने खबर सुनी होगी, आज से करीब 1-1.5 साल पहले की बात है कि एक किसी की एक डायरी पकड़ी गई थी, और उसमें लिखा था कुछ 2 करोड़ रुपए टू सीएम ऑफ गुजरात। उसमें 2012 की एंट्री थी शायद वो, उस डायरी में तो 2 करोड़ टू सीएम ऑफ गुजरात। अब उसके ऊपर बड़ा पॉलिटिकल एकदम अप्रूव हो गया था कि अरे देखो जी मोदी जी ने उस टाइम 2012 में 2 करोड़ रुपए लिए थे, फलाना डिम्बाना, काफी चला। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट तक में मैटर गया था, उन्होंने बोला कि इस पर तो इन्वेस्टिगेशन होनी है, चार्जशीट होनी चाहिए, होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना डिम्बाना, पर वो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो उसमें उन्होंने इसी को उन्होंने बोला कि एक एंट्री किसी ने अगर अपने उसमें कर ली है, सपोज करो, तो वो शैल नॉट बी अलोन सफिशिएंट नहीं हुई किसी को लायबिलिटी के लिए चार्ज करने के लिए। वैसे क्वेश्चन यहां से पूछता नहीं, मगर ठीक है, आपको ये बात थोड़ा सा दिमाग में रहे तो क्या बुरा है। तो 34 जो रिलेटेड है क्वेश्चन, जो अगर पूछ भी लेता है कभी कभी, मान लो अगर पूछ दे उसे सीधे, तो फिर ये पूछे 34 रिलेटेड किससे, तो सीधे बुक्स ऑफ अकाउंट लिख देगा और आपको दे देगा 33 ऑप्शन में, 33, 34, 35, 36 चारों दे देगा आपको। सिंपल से भी सबसे बुरे तो मुझे लगता है क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं।
कोई सेक्शन वाइज अगर ऐसे पूछ दे तो, मगर फिर भी क्योंकि हमें पीटी निकालना है, हम कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, हमें अपनी तैयारी, तो हमें जब भी रिवाइज जब हम करेंगे तो उस रिवीजन में से लेके चलेंगे कि 34 में क्या बुक सकता हूँ, ये लाइन हमारी रिवीजन में हमेशा आनी चाहिए। और जब ये लाइन हमारी आती रहेगी, कम से कम मार्जिनल हेडिंग तो याद रखी लें, सेक्शन है ही कितने इसमें, जरा से सेक्शन है, ठीक है। चलो जी, तो 34 हो गया। ऐसे देखो 35 क्या कह रहा है, 35 कह रहा है रेलिवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉन रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। तो 35 से पूछता भी नहीं, जहां तक पूछता जो वो 34 पूछता है, और अगर पूछेगा तो आपसे कभी कभी 36 भी पूछ देता है, चार्ट और मैप से रिलेटेड। 35 फिर भी देख लो, पब्लिक रिकॉर्ड की बात कर रहा है, कोई एंट्री का पब्लिक रिकॉर्ड में, बस इसको जब हम रिवाइज करेंगे तो 35 में क्या है, कोई एंट्री पब्लिक रिकॉर्ड में। 36 की बात क्या कर रहा है कि स्टेटमेंट इन मैप चार्ट और प्लान वगैरह, कोई ऐसा है, कोई स्टेटमेंट है मैप्स में है, चार्ट में है। तो यहां से जो पूछता है 35 36 से 34 से ही ऐसे ही पूछेगा आपसे मार्जिनल हेडिंग से, और मार्जिनल हेडिंग में आपको सिर्फ इतना याद रखते हुए चलना है, और रिवाइज करेंगे तो हम देखेंगे इसको कि ऐसे पढ़ना है कि 34 में क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट है, 35 में क्या है कि पब्लिक रिकॉर्ड की बात हो रही है, 36 में क्या है, मैप चार्ट्स की बात हो रही है। अगर ऐसे अगर दो दो शब्द में भी इसे लेके हम चलेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन यहां से गलत नहीं हो पीटी के लिए। 35 क्या कह रहा है, एक्ट और नोटिफिकेशन की बात कर रहा है, और 38 तो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लॉ वाले हैं। कह रहे हैं लॉ बुक वगैरह में कुछ लिखा है ना, लॉ बुक्स में कुछ लिखा है तो वो भी रेलिवेंट हो जाएगी। तो लॉ बुक्स को 38 के साथ पकड़ लेना, ठीक है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो 40 से लेकर 44 तक है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। यहाँ से कई अलग अलग सेक्शन से अलग अलग क्वेश्चंस बनाता है, ये तो इंपॉर्टेंट थे भी नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि 40 41 42 43 44 प्रीवियस उसकी बात कर रहा है। प्रीवियस जजमेंट कितनी रेलिवेंट होंगी, कौन सी रेलिवेंट नहीं होंगी, अगर रेलिवेंट है तो कंक्लूसिव कौन सी होंगी, इनके बारे में जो बताता है वो 40 41 42 43 44। और यहाँ से पीटी में क्वेश्चन बनता है, मेंस में तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाता है वो, ये पीटी पेपर से ही सेक्शन है। तो पीटी के हिसाब से आप देखते चलना। देखो 40 क्या कह रहा है, कह रहा है द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट ऑर्डर और डिक्री which by law prevents any court from taking cognizance of a suit or holding a trial is a relevant। सिंपल ये कह रहा है, मान लीजिए कह रहा कोई जजमेंट है, अगर कोई ऑर्डर है, कोई डिक्री अगर कोई है जो प्रिवेंट करती है कि आप सूट का क्या करोगे, कॉग्निजेंस नहीं लोगे, है ना, या फिर ट्रायल नहीं करोगे, तो फिर वो क्या होगा, रेलिवेंट हो जाएगा। सिंपल बात है, इसको सिंपल आप समझ, जैसे मान लीजिए कोई जैसे मान लो रेस जुडिकाटा हो गया, है ना, पिछला को जजमेंट है ना, तो अगले को क्या कह रहा है कि आप उसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, रोक रहा है ना, वो ट्रायल नहीं कर सकते उसका। तो कह रहा है ऐसा कोई जजमेंट है, ऑर्डर है, कोई डिक्री है जो आगे किसी को कॉग्निजेंस कोर्ट को लेने से या ट्रायल को होने से रोकता है, तो रेलिवेंट होगा जब ये क्वेश्चन उठेगा कि कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए या वो ट्रायल करना चाहिए कि नहीं। तो 40 तो बताता है कि किस तरीके के उसमें कौन कौन सी चीज है तब वो रेलिवेंट होंगे। 40 बात करता है रेलिवेंसी की, ये तो बता रहा है कि ये रेलिवेंट होंगे, ठीक है। 40 तो सिंपल है, कोई भी जजमेंट ऑर्डर है, क्या है जी, कॉग्निजेंस लेने से मना कर रहा है, ट्रायल करने से मना कर रहा है, तो वो रेलिवेंट नहीं होगा। 41 कह रहा है कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के कुछ जजमेंट कोर्ट के कुछ ऑर्डर होंगे, किस प्रकार के कोर्ट के ऑर्डर होंगे, तो वो क्या होंगे, कंक्लूसिव हो जाएंगे। अब वैसे तो सेक्शन बहुत बड़ा है, मगर यहां से जो क्वेश्चन बनाता है वो बहुत आसान बनाता है। आप वो कुछ इस पूरे 41 में आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वो जो एक क्वेश्चन बनाता है 41 से
वो एक ही बनाता है, और वो क्वेश्चन का नाम है कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ कोट इसमें दिए हुए हैं। और कोट अगर देखो तो यहाँ पर अ फाइनल जजमेंट ऑर्डर और डिक्री ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ, तो पहला आ गया प्रोबेट, प्रोबेट कोर्ट आ गया। प्रोबेट कोर्ट पता होगा आपको, प्रोबेट कोर्ट वो होते हैं जो विल वगैरह वाला मैटर देखते हैं कि हाँ भाई विल ओरिजिनल है कि नहीं है, कि ये सब ये जो देखते हैं प्रोबेट कोर्ट। दूसरा आ गया मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल तो पता ही होगा। और तीसरा आ गया एडमिरलिटी, मतलब ये आपके आर्मी वगैरह इनसे एडमिरलिटी से कोड जो होते हैं, फोर्स से रिलेटेड जो कोड होते हैं, ठीक है। और एक आ गया इंसॉल्वेंस, एक आ गया आपका इंसॉल्वेंस। ये चार तरीके के कोर्ट का अगर मान लीजिए जजमेंट है, फाइनल जजमेंट है, और वो अगर इन रैम है, अगर वो जजमेंट इन रैम है, और इन रैम का मतलब होता है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के खिलाफ आपके पास अब वो राइट आ गया। एक होता है इन पर्सोनम, तो वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ होता है आपका, ठीक है ना। पार्टीज में अगर वो आया तो दूसरी पार्टी होती है उसके खिलाफ आपको राइट है, पर इन रैम होता है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। तो इन चारों कोर्ट का 41 में कह रहा है कि अगर मान लीजिए इन चारों कोर्ट का इन रैम आया, कोई जजमेंट आया और वो इन रैम राइट देता है, ठीक है, तो क्या होगा, वो रेलिवेंट होगा। और नीचे उन्होंने दे रखा है कि वो कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा। जो क्वेश्चन वो पूछता है वो और कुछ नहीं पूछता। 41 में सिर्फ आपको कोर्ट के टाइप्स याद रखने हैं। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन यही बनाता है कि या तो वो प्रोबेट का हो, या एडमिरलिटी का हो, या मैट्रिमोनियल हो, या फिर इंसॉल्वेंसी। खत्म काम। ये चारों कोर्ट अगर आपको याद है तो आपका 41 कंप्लीट है। 40 में क्या था कि किसी भी कोर्ट का मान लीजिए जजमेंट है, ऑर्डर है, डिक्री है, जो आगे किसी को कॉग्निजेंस लेने से या ट्रायल को हेल्ड करने से, ट्रायल को करने से रोक रहा है, वो रेलिवेंट होगा। 41 कह रहा है कि इन चार कोर्ट्स का, प्रोबेट कोर्ट, एडमिरल्टी कोर्ट, मैट्रिमोनियल, इंसॉल्वेंसी, इस तरीके के कोर्ट का अगर कोई इंडेम जजमेंट है तो वो भी रेलिवेंट है। ये चीज हमने देखी 41 में जो पीटी माना है। 42 कहता है ये सब रेलिवेंट बता रहा है, 42 भी रेलिवेंट बता रहा है। कह रहा है कि जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री अदर देन दोज मेंशन इन 41 आर रेलिवेंट, वो भी रेलिवेंट हो जाएंगे 41 के अलावा भी, अगर दे रिलेट टू मैटर ऑफ पब्लिक नेचर। अब देखो ये कह रहा है कि ऐसे जजमेंट, ऐसे ऑर्डर, ऐसे डिक्री जो पब्लिक नेचर की है, ऐसे जजमेंट, ऐसे ऑर्डर, ऐसे डिक्री जो पब्लिक नेचर के हैं, तो इंक्वायरी के लिए जरूरत है, वो भी रेलिवेंट हो जाएंगे। बट सच जजमेंट ऑर्डर डिक्री आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। अब 41 में तो कंक्लूसिव प्रूफ हो रहे थे ना, मगर ये वाले जजमेंट होंगे वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे। ये क्या होंगे, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे, सिर्फ रेलिवेंट होंगे। 41 में हम कंक्लूसिव प्रूफ की बात कर रहे थे ऊपर, तो ये नहीं होंगे। तो तीन तरीके के हमने देखो ओवरऑल हमने 40, 41, 42 में तीन तरीके के जजमेंट वगैरह देखे हैं जो कि रेलिवेंट हो रहे हैं। 40 में तो कह रहा है कोई भी जो कि आपको आगे मान लीजिए पब्लिक से मना कर रहा है, आपको ट्रायल नहीं करने देना, वो रेलिवेंट हो गया। 41 में प्रोबेट का था, एडमिरल्टी का था, मैट्रिमोनियल का था, इंसॉल्वेंसी का था। इनके अगर चार कोर्ट के कोई जजमेंट वगैरह है और वो इन लैम जजमेंट है तो वो कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएंगे, रेलिवेंट हो जाएंगे। 42 कह रहा है कि 41 के अलावा भी हो जाएंगे अगर वो जजमेंट पब्लिक नेचर का है, जरूरत पड़ रही है उसकी, मगर वो क्या होंगे, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे। 40, 41, 42 आपको रेलिवेंसी बता दिया, और 43 में कह रहा था कि इसके अलावा कोई भी रेलिवेंट नहीं होगा। कह रहा है ऊपर जो मैंने बता दिया भाई साहब वही रेलिवेंट है, उसके अलावा कोई रेलिवेंट नहीं है। कह रहा है जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 40, 41, 42 आर इररेलीवेंट। तो यहां पर जो कह रहा है भैया ये इररेलीवेंट है, ठीक है। आर इररेलीवेंट अनलेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री इज अ फैक्ट इन इशू और इज रेलेवेंट सम अदर प्रॉब्लम। तो ये तो बात ठीक है। कह रहा है कि 40, 41, 42 में भी है, उसके अलावा सारे रेलिवेंट होता है, मगर अगर खुद वो जजमेंट फैक्ट इन इशू हो, है ना, या फिर किसी और सेक्शन में रेलिवेंट फैक्ट, मान लीजिए अब वो जजमेंट वगैरह दिया, उसमें सेंटेंस वगैरह हुआ था, सपोज करो कि वो
आपका सेक्शन 8 में चला जाए, है ना, या सेक्शन 14 में चला जाए, तो किसी और सेक्शन में और कोई रेलिवेंट फैक्ट हो रहा तो वो अलग बात है, बाकी वैसे सारे जजमेंट जो होते हैं वो इररेलीवेंट होते हैं। ये 43 कह रहा है, 43 से ये क्वेश्चन नहीं बनाता। 43 क्वेश्चन में क्या करता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनाता है, और बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा है, और बड़ा ही आपको कभी कभी लगेगा यार ये तो ना रेलिवेंट होना चाहिए था, और इसको मौका मिलना चाहिए था जजमेंट को प्रूव करने का, मगर लॉ इज लॉ। तो 43 का एग्जाम्पल एक बार पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है। ए और बी के दोनों एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट। कह रहा है ए एंड बी सेपरेटली सू सी फॉर अ लाइबल विच रिफ्लेक्ट अपॉन ईच ऑफ देम। तो क्या हुआ इसमें, ए ने भी सी पे केस किया है, बी ने भी सी पे केस किया है, ठीक है। दोनों ने एक लाइबल मतलब डेफेमेशन का केस किया, ठीक है, कि इसने मेरे को कुछ लिख के डिफेम कर दिया। ए ने भी किया, बी ने भी किया, अलग अलग किया। सी इन ईच केस से, सी ने दोनों केसों में जो डिफेंस लिया वो ये कहा है कि मैंने जो भी कहा है वो ट्रू कहा है, उसने डिफेंस ले लिया। 499 में था ना कि अगर आप कुछ अगर ट्रुथ है तो आपको डिफेंस मिलता है उसका, ठीक है, पहला ही था एक्सेप्शन 1। तो सी ने दोनों में एक ही डिफेंस लिया, उसने बोला मैंने जो ए और बी के बारे में, इन लोगों के बारे में कहा है वो बिल्कुल सत्य, ठीक है जी। एंड द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट इट इज प्रोबेबली ट्रू इन ईच केस और इन नीदर। और सर्कमस्टांस इस तरीके के हैं कि या तो इन दोनों में सच हो सकता है और या तो दोनों में ही झूठ हो सकता है, किसी एक में सच किसी एक में झूठ नहीं हो सकता। इस तरीके की परिस्थितियां हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा है। कह रहा है A obtains a decree against C for damages on the ground that C failed to make out his justification। अब A ने क्या करा कि जो इसने बोलता है इसे डिक्री मिल गई, ए जीत गया इस वाले केस में, अपने वाले में, कि इसका ये जो इसने बोला था कि ट्रुथ है वो काम करा नहीं, तो इसको यहाँ पे डैमेजेस मिल गए, ठीक, इसको डैमेजेस मिल गए। अब बी ने क्या किया, इस जजमेंट को उठा रहा है अपने केस में लेकर आ रहा है कि भाई साहब देखो ये उसमें भी सही हो सकता था, मेरे में भी सही हो सकता है, तो वहां पर देखो वो जीत गया, इसकी बात गलत साबित हुई है तो मेरे वाले में भी होगा। यहाँ पर ये कह रहा है द फैक्ट इज इररेलीवेंट। ये चीज आप पकड़ कर, मेरे हिसाब से जब मैं इसे पढ़ता हूं और आप भी जब इसे पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा, जिस तरीके से फ्रेम किया इस इलस्ट्रेशन को, तो ऐसा लगता है कि ये रेलिवेंट होना चाहिए, है ना, मगर यहाँ पर ये रेलिवेंट नहीं है। और बल्कि ऊपर कह भी रहा है उस लाइन में कि या तो दोनों में सही है या दोनों में झूठ है, उसके बावजूद ये कह रहा है कि नहीं है इसमें रेलिवेंट नहीं, क्योंकि 40, 41, 42 में फॉल नहीं कर रहा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई पब्लिक नेचर का जजमेंट नहीं है, इसमें कोई कॉग्निजेंस को बार नहीं कर रहा है। 41 में कोई मैट्रिमोनियल, आपका इंसॉल्वेंसी, एडमिटलिटी, प्रोबेट कोर्ट का जजमेंट नहीं है। अब 40, 41, 42 में नहीं कर रहा, और 43 ज्यादा, इसके अलावा सारे रेलिवेंट है, तो इसलिए ये इनरेलिवेंट हो जाएगा। ये यू के यू आपका ये पूछ देता है। तो इसका देखो आप, ये बी है, ये बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम्पल बी, और ये तो इससे भी ज्यादा मुझे बेचारा वो लगता है, खतरनाक से एग्जाम्पल है इसका। कह रहा है ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर अडल्ट्री विथ सी एज वाइफ। ए ने बी को, ए है, ए ने बी पे केस किया है अडल्ट्री का, ठीक है, ठीक है, अडल्ट्री का केस किया ए ने बी पर, केस ने सी के साथ अडल्ट्री करी है, ठीक है। कहां गया ये रहा, बी डिनाइज दैट सी इज एज वाइफ। अब बी ने बोला कि सर सी जो है ना वो ए की वाइफ ही नहीं है। आप तो कह रहे अडल्ट्री तब करूंगा जब उसकी वाइफ होगी, सी तो ए की वाइफ ही नहीं है। बट द कोर्ट कन्विक्ट बी ऑफ अडल्ट्री। और क्या हुआ, बी इसमें हार गया, बी को कन्विक्शन हो गया, है ना, बी को कन्विक्शन हो गया। आफ्टरवर्ड्स सी इज प्रोसिक्यूटेड फॉर बाइगेमी इन मैरिंग बी ड्यूरिंग एज लाइफ टाइम, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बी ने सी ने क्या करा, सी पे केस हो गया कि इसने ए के रहते हुए बी से शादी कर ली, बाद में से शादी कर ली सी ने बी से, और इस पे बाइगेमी का चला कि इसने क्या किया, बी के जिंदा ए के जिंदा होते हुए बी से शादी कर ली। सी ने कहा, अब सी इसमें ये कह रही है कि मैं तो ए की वाइफ हूं ही नहीं, जो बी पहले कह रहा था अपने उसमें अडल्ट्री वाले में कि ये तो ए की वाइफ है ही नहीं, पर वहां कोर्ट ने नहीं माना,
और कन्विक्ट कर दिया। अब सी इस केस में कह रही है कि मैं तो एक ही वाइफ नहीं हूं, ठीक है ना। द जजमेंट अगेंस्ट बी इज इररेलेवेंट एज अगेंस्ट सी। अब ए ये कह रहे हैं भैया कि देखो वहां पर जजमेंट था, वहां पर मेरे को बी को मेरी वाइफ माना गया था, तभी सॉरी सी को मेरी वाइफ माना गया, तभी तो बी को आपने कन्विक्ट किया था। तो ये वाली जजमेंट ये कह रहे हैं इररेलेवेंट होगा, समझ रहे हो। ए ये बात उठा के ला रहा है अब बाइगेमी वाले मैटर में कि वहां पर मेरी वाइफ मानी गई थी अडल्ट्री वाले केस में, इसलिए यहाँ पे इसका बाइगेमी बनता है। और सी कह रही है मैं तो इसकी वाइफ हुई नहीं हूं। तो ये वाला जजमेंट जो कन्विक्शन वाला, ये इररेलेवेंट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43। मेरे हिसाब से तो इसका भी यूज होना चाहिए था जजमेंट का। तो यहां पर तुमने कन्विक्ट तभी तो करा होगा बाइगेमी के लिए जब उसको तुमने एक वाइफ माना है, मगर क्योंकि 40, 41, 42 के उस पैरामीटर पर नहीं उतर पा रहा है, इसलिए इररेलेवेंट। तो ये दोनों ही एग्जांपल कभी कभी पूछ देता, और ये बड़े ही आपको थोड़ा सा अटपटे से लगे मुझे तो, मगर ये कि जैसा दिया है हमें तो पीटी निकालना, और पीटी में उन्होंने कहा इररेलेवेंट है तो हमारे लिए तो इररेलेवेंट है। हमें अभी इसके डेप्थ में नहीं जाना है, हमें इस पर पीएचडी नहीं करनी है। चलो जी, इसके बाद 44 है। यहां से तो क्वेश्चन नहीं पूछता वैसे नॉर्मली, पर 44 कह रहा है कि any party to a suit or other proceeding may show that any judgment or a decree which is relevant in 40, 41, 42 and which has been proved by the adverse party was delivered by a court of not competent to deliver it or was obtained by fraud or collusion। और जैसे 44 ये कह रहा है कि जिस 40 की 41 और 42 की बात कर रहे हैं, इसके जिस भी जजमेंट और डिक्री की बात कर रहे हैं, कोई भी पार्टी प्रूव कर सकती है कि भैया वो क्या था, कंपिटेंट कोर्ट ने नहीं दिया था, कंपिटेंट कोर्ट ने नहीं दिया था, या फिर जो लिया गया वो फ्रॉड से और कॉलूजन से लिया गया है। फ्रॉड और कॉलूजन से आपने कहा डिक्री वगैरह ली थी, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आप कह तो रहे हो कि वो है, मगर वो कंपिटेंट कोर्ट ने नहीं दिया आपने मान लो, या फिर फ्रॉड वगैरह से लिया गया। तो 44 से नॉर्मली नहीं बनाता है, जो बनाता है 41, 42, 43 से यहाँ से बनाता है, 40 से 43 तक। और 44 पता होना चाहिए, ऊपर की जिन जजमेंट की बात कर रहा है दूसरी पार्टी प्रूव कर सकती है कि दैट जजमेंट वाज नॉट डिलीवर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट और द जजमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और कॉलूजन। ठीक है, चलिए अब यहां से हम पढ़ेंगे 45 से लेके और 51 तक, और ये हमारा जाएगा एक्सपर्ट में। मेंस के हिसाब से 45 से लेके 51 तक एक सिंगल क्वेश्चन बनता है यहां से, मगर पीटी पर्पज से यहां से हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, किसी भी सेक्शन से पूछ लेगा, और हर सेक्शन के बेसिक जो वर्ड है वहीं से पूछता है। ऐसा कुछ अंदर घुस के बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछता है, इसलिए बहुत घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से इसे कवर कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए 45 से पढ़ते हैं। तो ये तो कह रहा है यहाँ पर एक्सपर्ट का ओपिनियन, ठीक है, सबके ओपिनियन की बात कर रहे हैं भाई साहब। 45 आप बहुत पढ़ते होंगे। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्सपर्ट है तो उसका ओपिनियन रेलिवेंट होगा। अब किन किन अपने अपने एरिया में किन किन उसमें उसका एक्सपर्टीज है, ये एक तो क्वेश्चन बनता है। और किस सेक्शन में, ये तो ठीक है कि 45 में एक्सपर्ट का ओपिनियन है आपका रेलिवेंट है, तो किस किस एरिया में ये इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक्चुअल में, जो वो बनाएगा कि व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन अ पॉइंट ऑफ अ फॉरेन लॉ। पहली चीज आ गई आपकी फॉरेन लॉ, ठीक है जी, किस पर, फॉरेन लॉ पर किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन है, और साइंस और आर्ट पर, साइंस और आर्ट। फॉरेन लॉ आ गया जी, साइंस आ गई, आर्ट आ गई, तीन चीज आ गई। चौथी आ गई और एज टू आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग, तो हैंड राइटिंग आ गई, हैंड राइटिंग वगैरह पहचाननी है, ठीक है। और फिंगर एक्सप्रेशन, फिंगर इंप्रेशन।
ये इसने 5 चीजें 45 बोला कि इस एरिया के अगर किसी एक्सपर्ट ने कोई ओपिनियन दिया है तो वो रेलिवेंट होगा। ये 5 याद कर लो, क्वेश्चन जो बनाता हूँ यहां से बनाता है। फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, ये तो सबको याद रखते हैं। हैंड राइटिंग की बात कर रहा है और एक फिंगर इंप्रेशन की बात कर रहा है, जो ये आपके अंगूठे के निशान वगैरह होते हैं इनकी बात कर रहा है। इन लोगों, इस पर अगर किसी ने इस एरिया में इन चीजों पे अगर किसी एक्सपर्ट ने अपना कोई ओपिनियन दिया है तो वो रेलिवेंट होगा। ठीक है, जब देखो अब पूरा पढ़ लेते अब तो कुछ बचा भी नहीं वैसे इसमें। कह रहा व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, कोर्ट को एक ओपिनियन फॉर्म करना है अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ, साइंस और आर्ट, और एज टू आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग और फॉरेन इंप्रेशन, द ओपिनियंस अपॉन दैट पॉइंट ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड, जिन्हें खास तरीके की स्किल है उनके पास, इन सच दिस एरिया में आर रेलिवेंट फैक्ट एंड सच पर्संस आर कॉल्ड एक्सपर्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पर बता दें कि इन लोगों को एक्सपर्ट कहा जाता है। तो एक्सपर्ट का ओपिनियन कहाँ पर है? 45 में। कौन कौन से एरिया हो गए जी? गिन लो एकदम। साइंस आर्ट पकड़ लो, फॉरेन लॉ पकड़ लो। तो दूसरा क्या है? हैंड राइटिंग पकड़ लो, फिंगर इंप्रेशन। आसान है, यहीं से क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाओ 45A। 45A में सबसे पहले देखो मैं बताऊं, एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और 45A अमेंडमेंट से आए। जितने भी 45A है, 67A है, 73A है, 85A, इतने सारे ABC इतने बनाए हुए हैं इसमें इन्होंने। तो कहीं ना कहीं से अंदाजा मान के चलो कि एक क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा कि फलाना सेक्शन किस अमेंडमेंट से आया है। ठीक है। तो 45A को अगर आप इसके नीचे उसमें देखोगे फुटनोट में, तो आपको ये पता लगेगा कि ये आया 2009 के अमेंडमेंट से। 45A किससे आया? 2009 के अमेंडमेंट से आया। अब मैं आपको एक चीज आज बता देता हूं। अब ऐसे आप कैसे याद रख लोगे जी? सारे इतने सारे कम से कम 15-20 सेक्शन होंगे जो अमेंडमेंट से ऐड किए गए, उन सबको याद कैसे रखा जाए? तो एक ट्रिक है इसमें कि वहीं लिख लेना 45A के वहीं पर कि 45A अकेला जो ऐसा सेक्शन है जो 2009 से आया है। बाकी सारे जो सेक्शन है, चाहे वो 67A हो, 73A हो, 85ABC हो, या मतलब कि 90A हो, वॉट जो भी है, सारे सेक्शन आपके 2000 के अमेंडमेंट से आए। ठीक है।
बीच में मुझे थोड़ा जाना पड़ा अभी अचानक, देखो 5-7 मिनट के लिए, तो म्यूट कर दिया था माइक। ठीक है, कहाँ थे हम 45 ए कर रहे थे हम लोग, है ना। तो इसका अमेंडमेंट की बात कर रहे थे हम लोग कि ये जो 45 ए है, ये आया है 45 ए आया है 2009 से, बाकी के जितने आए हैं वो सब है 2000 से। और आप देख लो, जैसे आप 47 ए देख लो, आप 2000 ए से आया है और 2000 से आया है, ठीक है। इसके बाद जैसे आप देखोगे ये सब, आप 65 ए भी देख लो आप, ये भी 2000 से आए हैं। 67 ए है 2000 से आया है, ठीक है। 73 ए है 2000 से आया है। इसके बाद आप देख लो, अगर 81 ए आया है 2000 से, 85 ए बी सी आए हैं 2000 से। इसके बाद जैसे 90 ए है, ये भी 2000 से आया है। तो ये है कि जितने भी ये सब सेक्शन है यहाँ पर, ये सब 2000 से आए हैं एक्सेप्ट 45 ए। ये इंपॉर्टेंट, अगर आपने याद रख लिया तो आपका अमेंडमेंट गलत नहीं होगा, ठीक है ना। ये एक तो इंपॉर्टेंट चीज, चलिए हमारी आसान हो गई, सारे अमेंडमेंट को हम ऐसे ही कवर कर लेंगे। सिर्फ एक 45 से 2009 में याद रखना है, बाकी सारे 2000 से आए, है ना। जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक वाली बात हो रही है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो 53 ए भी है, 53 ए आया है 2013 से, उसे मत समझ लीजिएगा कि मैंने ऑल ओवर एविडेंस नहीं बता रहा हूँ मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक वाले जो उसमें इन्होंने ऐड की है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 45 ए में क्या कह रहा है। 45 ए में कह रहा है कि ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। इसमें इतना याद रखना बस कि अगर when in a proceeding the court has to form an opinion on any matter relating to any information transmitted or stored in any computer resource or any other electronic or digital form। तो ये कह रहा है अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपने 45 ए कह रहा है कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन है आपने ट्रांसमिट की है या फिर स्टोर की है इन कंप्यूटर, ओवरऑल बात करो, इन कंप्यूटर, डिजिटल हो ये हो, इन कंप्यूटर, तो एग्जामिनर जो होगा उसका जो ओपिनियन होगा वो रेलिवेंट हो जाएगा। कह रहा है द ओपिनियन ऑफ द एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, डेफिनेशन ए वाला जो होगा, ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर। एग्जामिनर का जो ओपिनियन होगा वो क्या हो जाएगा, वो रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 45 है, सिंपल सी बात क्या कह रहा है, वो एक्सपर्ट की बात कर रहा है, 45 वाले से इन्होंने अलग बना लिया है। ये इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा है, वहां पे फॉरेन लोग वगैरह से रिलेटेड एक्सपर्ट थे, यहाँ पे कौन सा एक्सपर्ट आ गया, वैसे भी एग्जामिनर आ गए। 46 कह रहा है, 46 कह रहा है फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट इफ दे सपोर्ट और इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। तो आपने देखो, आपको याद है हमने सेक्शन 11 में पढ़ा था, वो भी ऐसी बात कर रहा था, है ना। सॉरी, मैं 11 सेक्शन 9 में हमने सपोर्ट की और उसकी बात करी थी हमने कि अगर कोई फैक्ट है और फैक्ट इशू रेलिवेंट फैक्ट के इन्फ्रेंस को अगर सपोर्ट कर रहा, रिवर्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा, रेलिवेंट होगा। ऐसे 46 में कह रहा है कि ओपिनियन का एक एक्सपर्ट का ओपिनियन है, एक्सपर्ट जो है उसका ओपिनियन है। तो अगर कोई फैक्ट है जो उसको सपोर्ट कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, उससे इनकंसिस्टेंट है, उसके उल्टा है, तो वो भी क्या होगा, रेलिवेंट हो जाएगा। और इसका आप देखो एग्जांपल, कभी कभी एग्जांपल पूछ देता हूं, मगर इस एग्जांपल से समझना आसान है। कह रहा है द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज पॉइजन्ड बाय सर्टेन पॉइजन। क्वेश्चन ये है कि क्या एक खास किस्म के पॉइजन से इस व्यक्ति को मारा गया है, ठीक है। फैक्ट दैट अदर पर्सन्स हु वर पॉइजन्ड बाय दैट पॉइजन exhibit certain symptoms which expert affirms or deny to be symptoms of that poison is relevant। कह रहा है कि और भी लोगों को जिन्हें किसी को पॉइजन वगैरह, वही वाला पॉइजन लिया था, उनको भी वही सिम्टम्स हुए थे
जो इसको हुए तो वो भी रेलिवेंट हो जाएंगे, है ना। तो ये सपोर्ट कर रहा है ना उसको कि इन्हें भी वही सिम्टम हुए, उसे भी वही सिम्टम हुए, तो मतलब हाँ जी ठीक है, वही तरीके का पॉइजन था। तो कोई भी फैक्ट जो एक्सपर्ट के ओपिनियन को सपोर्ट कर रहा है या इनकंसिस्टेंट उसको बता रहा है तो वो भी रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है जी। 45 में क्या है और 46 में क्या है कि सपोर्ट और वो पकड़ लो, इनकंसिस्टेंसी, ये दो वर्ड पकड़ के रखना। 47 से पूछता क्वेश्चन, और 47 से क्वेश्चन पूछ रहा है कि when the court has to form an opinion as to the person by whom any document was written or signed, कह रहा कोर्ट को 47 में ये करना है, एक ओपिनियन बनाना है कि भैया पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है वो, पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट की बात हो रही है वो मान लो ए को लेकर चलते, तो ए ने साइन किया है या लिखा है, रिटर्न किया है ना। तो कोर्ट को ये देखना है, ओपिनियन करना कि ये डॉक्यूमेंट है ए के द्वारा लिखा गया है या साइन किया गया नहीं किया गया, ये क्वेश्चन था। द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग, यहां पर कह रहा है कि अगर मान लो कोई भी है, कोई व्यक्ति हो जो एक्वेंट है, एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग, एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग, तो उसका जो क्या होगा, क्या कह रहा है, उसका जो ओपिनियन होगा वो रेलिवेंट हो जाएगा। अब देखो कह रहा है कि द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन बाय हुम इट इज सपोज्ड टू बी रिटन और साइंड दैट इट वाज और वाज नॉट रिटन और साइंड बाय दैट पर्सन इज अ रेलिवेंट फैक्ट। तो कोई आदमी जो उसकी राइटिंग से एक्वेंटेड मतलब होता है परिचित, वो जानता हो कि ये आदमी किस हैंड राइटिंग में लिखता है, सपोज करें उसके साइन को जानता हो, है ना। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, उसका ओपिनियन भी रेलिवेंट हो जाए। जैसे मान लो सपोज करो कि ए है, ए कौन है, मैनेजर है ना, और बी ओनर है। अब मैनेजर कोई भी फर्म का काम है, फलाने का कुछ भी होता है, साइन बार बार ओनर से करवाता है चेक पे, तो वो रोज देख रहा है, तो सपोज टू ये है कि माना जाए कि मैनेजर को उसके साइन के बारे में पता होगा, और कल ये मुद्दा उठ जाता है कि ये साइन बी के हैं या नहीं है, तो मैनेजर का ओपिनियन क्या होगा उसमें, रेलिवेंट है। ये कह रहा 47 क्या कह रहा है कि जो उसकी हैंड राइटिंग से परिचित होगा, जो माना जाए कि ये बता सकता है, तो उसका ओपिनियन क्या होगा, रेलिवेंट हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन जो कह रहा है वो इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जो बनाता 47 यहीं से बनाता है, मगर देखो अब पर्सन इज सेड टू बी एक्वेंटेड, ये कब कहा जाए कि आदमी उसके परिचित है हैंड राइटिंग से, व्हेन ही हैज सीन दैट पर्सन राइट, जब उसने उसे लिखते हुए देखा हो, या फिर व्हेन ही हैज रिसीव्ड डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी रिटन बाय दैट पर्सन इन आंसर टू डॉक्यूमेंट रिटन बाय हिमसेल्फ और अंडर हिज अथॉरिटी और एड्रेस टू दैट पर्सन। या फिर मान लीजिए उसका लेटर एक्सचेंज होते हैं, उसके पास आते हैं और ये चलता हो कि ये लेटर हम मतलब ए को लिखते हैं, ए हमको ट्रांसफर करता है, दोनों के बीच में लेटर का एक्सचेंज होता है, तो हमें ये पता हो कि भैया ए लिख के हमें लेटर भेजता है, तो मान लीजिए मैं भी माना जाएगा कंटिन्यू विद हैंड राइटिंग, है ना। और व्हेन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट परपोर्टेड टू बी रिटन बाय दैट पर्सन हैव बीन हैबिचुअली सबमिटेड टू हिम, या फिर मान लीजिए ऐसा है कि वो कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी लिखता है तो उस आदमी को सबमिट कराता है कि भैया तुम आगे से अब भेज देना, पोस्ट कर देना, तो वो लेटर रोज उसके पास आ रहे हैं ना, तो मान लीजिए कि हाँ वो उसकी राइटिंग से क्या एक्वेंटेड है, तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमने पकड़ लिया। इसी 47 के साथ आप एक सेक्शन अगर पढ़ लो, 47 के साथ ही पढ़ लो आप 73, हैंड राइटिंग की जब बात हो ही रही है, एक्विटेंस की बात जब हो ही रही है, तो इसी के साथ हम 73 पढ़ लेते हैं। और 73 क्या कहता है, 73 ये कहता है, एक बार 73 निकाल लो आप, 73 कह रहा है कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर राइटिंग और सील विद अदर एडमिटेड और प्रूव्ड। तो क्या कर रहा है कि देखो यहाँ तो 47 में कोर्ट क्या कर रहा है कि किसी आदमी का ओपिनियन को रेलिवेंट मान रहा है जो आदमी उसकी राइटिंग से एक्वेंटेड हो। 73 में कह रहा है कि हम भैया उसको ना हम क्या कर सकते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं उसके हैंड राइटिंग का, हम उसके हैंड राइटिंग का क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे, अब देखो क्या कह रहा है, in order to ascertain whether a signature, writing or seal
इज दैट ऑफ द पर्सन बाय whom it is purport to be written or made। अगर ये असर्टेन करना हो, ये निश्चित करना हो कि जो राइटिंग है, जो सिग्नेचर है, जो सील है, वो उस आदमी की है कि नहीं है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी है, तो क्या होगा, any signature, writing or seal admitted or proved to the satisfaction of the court to have been written or made by that person may be compared। तो मान लीजिए कोई पुरानी कोई साइन हो, उसका पुराना कोई लिखा गया हो, जहाँ एडमिट करा गया हो, प्रूव करा गया हो कि भाई ये वाली तो मेरी है, पुरानी कोई राइटिंग वाइटिंग उठा ली, तो कोर्ट क्या करेगा, उसके साथ उसको क्या कर सकता है, कंपेयर कर सकता है। ठीक है। और एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट मुझे समझ में आती है, तो यहाँ से एक तो देखो कंपेरिजन 73 में, ये तो हमने 47 में पढ़ रहे हैं, तो एक चीज जो इसकी लाइन एक और इम्पोर्टेंट वो है कि द कोर्ट मे डायरेक्ट एनी पर्सन, कोर्ट ये भी कह सकता है इन कोर्ट टू राइट एनी वर्ड और फिंगर फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग द कोर्ट टू कंपेयर विद द वर्ड। तो कोर्ट क्या कर सकता है, आपको 73 कहता है कि मान लो उसे सिग्नेचर मान लीजिए कंपेयर करा है, तो कोर्ट वहीं पर पेपर देता, कह रहे हैं यहाँ पे चलो साइन करो 4 बार, तो ये जो कोर्ट में साइन करेगा वो, ये भी 73 में कोर्ट के पास पावर है, वहीं पर कुछ लिखवा ले, वहीं पर साइन करवा ले कंपेयर करने के लिए। देखो एक तो तरीका ये हो गया। अब देखो हमें तो ये देखना है ना, दोनों में देखो 73 और 47 में जो क्वेश्चन है वो सेम है कि क्या ये जो लिखा गया लेटर है ये ए का है कि नहीं। अब दो तरीके हैं इसमें, या तो 47 में एक तीसरा व्यक्ति कोई आता है, वो कहता है कि नहीं नहीं मेरे हिसाब से मैं जानता हूं, मैं इसकी राइटिंग से वाकिफ हूँ और एक ही राइटिंग है, तो वो ओपिनियन एलिमेंट हो जाएगा, उसका एविडेंस ले लो। या फिर 73 वो क्या करे, पिछली कोई राइटिंग वाइटिंग उठा ले जो उसकी प्रूफ हो क्या भाई इसकी है, उससे कंपेयर कर ले, ये 73 में कर लेगा। या फिर कहते यहीं पर लिखो भाई साहब, मैं तो यहीं पर कंपेयर करके देख लूंगा। इसलिए मैंने आपको 73 यहीं पर पढ़ा 47 के साथ। ठीक है ना। अब इसके बाद 47 के साथ 47A देखो आप, 47A ये जो वो, अब वहां पे देखो हैंड राइटिंग की बात हो रही थी, तो यहाँ पे काय की बात होगी, जहां पे मतलब कि डॉक्यूमेंट की बात होती है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक घुस जाता है ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो ये कह रहा है यहाँ पे इसे, वहां पे नॉर्मल सिग्नेचर थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आ गए, इलेक्ट्रॉनिक साइन आ गए। इसके लिए अगर कोई ओपिनियन करना है, द ओपिनियन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, तो यहाँ पे क्या होगा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी का जो ओपिनियन होगा वो रेलिवेंट हो जाएगा। वहां पर जो जानते थे उनका हो रहा था, यहाँ पे वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी का। 45A में क्या था, एग्जामिनर था, और इसी के साथ 47A के साथ ही, क्योंकि हमने 73 पढ़ा था, तो उसी 73 के साथ अब हम 73A भी इसके साथ ही पढ़ लेंगे, 47 के साथ ही। 47A रेड विथ 73A, क्योंकि हमने वो 47 के साथ हमने 73 पढ़ाई है। क्या कह रहा है कि प्रूव एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, तो ये भी डिजिटल सिग्नेचर की बात कर रहा है ना। अब यहां से और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर सपोज कोई डिजिटल सिग्नेचर के बारे में अगर आपसे पूछ ले कहां पर प्रोविजन है, तो 73A में है कि नहीं। बस इतना ही है यहां से जो बनता है क्वेश्चन, यहां से आपने 73A भी इसके साथ ही पढ़ लिया। इसके बाद सेक्शन आता है देखो 48, 49, 50, ये 3 सेक्शन आते हैं, और इसमें अलग अलग लोगों के ओपिनियन अलग अलग मैटर्स पे आते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, जो क्वेश्चन जो पूछता है एग्जामिनर, वो ऐसे पूछता है कि 48 में क्या है, या तो पूछ लेगा, या पूछेगा ऐसे कि राइट और कस्टम की बात है तो वो कहां पर करी गई है, राइट और कस्टम पर किसी व्यक्ति का ओपिनियन कहां पर रेलिवेंट होता है, यहाँ पर पूछेगा रिलेशनशिप पे अगर किसी व्यक्ति का ओपिनियन है तो कहां पर रेलिवेंट होता है। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई थी, आप भी बना लीजिए। मैंने बनाई थी, देखिए, कर टू रिलेशनशिप, ये मैंने 4849 के लिए बना के रखी हुई है, काम आती है कि कर टू रिलेशनशिप। अब कर में जो है, तो ये जो क है ना, मतलब का मतलब सी हो गया, और र से हो गया आर, कर टू रिलेशनशिप, तो सी से हो गया कस्टम, और आर से हो गया राइट, टी से हो गया टी नेट, और यू से क्या हो गया
यूजेस, है ना। और रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप 50 में है। कर टू रिलेशनशिप 48, 49, 50। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनने के बहुत चांस होते हैं और ये ठीक हो जाएगा। कई बार कंफ्यूजन आती है, अरे यार यूजेस पूछ लिया, ये 48 में 49 में याद ही नहीं आ रहा। तो सिंपल है, कर टू रिलेशनशिप याद कर लेना, सी आर पकड़ लेना, टी नेट यूजेस पकड़ लेना, रिलेशनशिप पकड़ लेना। बात है, सबने वही वाली बात करा, ये वही लोग हैं जो हमने 32 में पढ़ा था ना भाई, जब मर गए थे, जो 4, 5 में 6 में जो पढ़ा था, क्योंकि तो राइट कस्टम में उन्होंने पहले बता दिया था उनको, और उन्हें एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता तो पता होता। वही सब चीजों की बात कर रहा है इसमें भी, वही बात कर रहा है। ये जिंदा आदमी है, बस इतना फर्क है कि वो 32 मरे हुए थे सारे, ये सब लोग जिंदा है। 50 में से रिलेशनशिप की बात है, तो स्पेशल मीन ऑफ नॉलेज की जो बात हम कर रहे थे रिलेशनशिप के लिए, ये स्पेशल मीन ऑफ नॉलेज है उसको, तो उसका क्या होगा, तो वो रेलिवेंट हो जाएगा, उसका ओपिनियन रेलिवेंट हो जाएगा। ये सब जिंदा 32 में मर गए थे सब लोग। कर टू रिलेशनशिप। 50 में एक चीज और है जो कभी पूछ देता है कि रिलेशनशिप में जो ओपिनियन की बात कर रहा है, सब प्रोवाइजो अगर 50 का देखो कि प्रोवाइडेड दैट सच ओपिनियन शैल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रूव अ मैरिज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट जो आ गया यहाँ पर कि ये जो ओपिनियन की बात कर रहा है 50 में, जिस ओपिनियन की बात कर रहा है, सपोज करो कि ये ओपिनियन दे दे कि इन दोनों की शादी हो गई थी, मगर ये कह रहे हैं मैरिज को प्रूव नहीं करेगी, मैरिज को प्रूव नहीं करेगी। बाइगेमी वगैरह जैसे 494, 493, 495, ये वाले को, सॉरी 495, 497, इनको प्रूव नहीं करेगा किसी का ओपिनियन। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन जो इन्होंने क्रिएट किया है, ये थोड़ा याद रखिएगा, पूछ लेता कभी कभी कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ओपिनियन दिया अपना, तो क्या उससे उसकी मैरिज प्रूव हो जाएगी, तो ये होगा कि ये सफिशिएंट होगी, उसे और एविडेंस देने पड़ेंगे अपनी मैरिज। ठीक है जी, ये हो गया 48, 49, 50 और 51। इसका सबसे लास्ट सेक्शन आ गया अपने एक्सपर्ट वाले, और ये कह रहा है कि देखो 45 से लेके जो बातें होती है 45, 45 A, 46, ये सब एक्सपर्ट लोगों के बारे में, इनके ओपिनियन रेलिवेंट है। 51 कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति का एनी लिविंग पर्सन, तो लिविंग पर्सन की बात कर दी, कोई भी जिंदा आदमी का ओपिनियन अगर रेलिवेंट है, तो जिस ग्राउंड पर उसने वो ओपिनियन फॉर्म किया है, जिस ग्राउंड पे उसने अपना ओपिनियन बनाया है, वो भी रेलिवेंट होगा। इस वाले 51 में ना लिविंग पर्सन, तो एक्सपर्ट भी तो लिविंग पर्सन ही है, मगर इसमें लिविंग में एक्सपर्ट एंड नॉन एक्सपर्ट बोथ काइंड ऑफ पर्संस विल बी कवर्ड, दोनों तरीके के लोग आएंगे। तो एक्सपर्ट भी मान लीजिए, अगर एक्सपर्ट, सपोज करो मैं एक्सपर्ट को मान लेता हूँ कि एक्सपर्ट ने अगर मान लीजिए अपना एक ओपिनियन दिया, तो उसने किस ग्राउंड पे दिया, उसने क्या मतलब कि एक्सपेरिमेंट किए, उसने कौन सी थीसिस लगाई, वो भी रेलिवेंट हो जाती है। ऐसे ही लिविंग पर्सन में नॉन एक्सपर्ट है मान लीजिए, और वो अगर मान लीजिए कि एक ओपिनियन दे रहा है कि नहीं भाई साहब हैंड राइटिंग तो उसके सपोज करो 47 में देता है, तो फिर उसके पीछे से क्या ग्राउंड था, जहां भाई साहब मैं तो इनके पास ना उतने से उतने दिन तक नौकरी वोकरी करता था, ये रोज मेरे सामने लिखते थे, तो फिर वो एक्सपर्ट, वो भी मतलब ग्राउंड भी रेलिवेंट हो जाएगा। ये कह रहा है 51। अब देखो एक बार 45 अगर आप पकड़ो तो 45 में क्या था, एक्सपर्ट थे, किस किस के एक्सपर्ट थे वो भाई साहब, वो थे किसके थे, फॉरेन लॉ के थे, आर्ट के थे, साइंस के थे, है ना, और किसके थे, हैंड राइटिंग के एक्सपर्ट थे, और किसके थे, फिंगर इंप्रेशन के। तो 45 से हमने पकड़ लिया था, अगर कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह से रिलेटेड कोई बात आएगी कंप्यूटर में, तो हम उसको पकड़ लेंगे, एग्जामिनर जो होगा उसका ओपिनियन। और हमने ये यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ लिया था कि 45 एक लौता सेक्शन 2009 से आया है, बाकी सारे 2000 के बंडल से आए। ठीक है जी, उसके बाद हमने 46 पढ़ लिया कि भैया अगर किसी का मान लो कि वैसे फैक्ट वो रेलिवेंट नहीं, मगर अगर हम सपोर्ट कर रहा है इनकंसिस्टेंट ओपिनियन के एक्सपर्ट से, तो रेलिवेंट हो जाएगा। 47 कह रहा है कि जो एक्वेंटेड है हैंड राइटिंग से, जो परिचित है, तो उसका ओपिनियन रेलिवेंट हो जाएगा, ये बताने के लिए कि इन भाई साहब की हैंड राइटिंग में है या नहीं है। इसके साथ ही हमने 73 पढ़ लिया था कि कोर्ट चाहे तो कंपेयर भी करा सकता है ना, एडमिटेड हैंड राइटिंग के द्वारा वही लिखवा के करवा ले। 47 से हमने पढ़ लिया कि वही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की अगर बात कर रहे हो, तो फिर कौन होगा, सर्टिफाइड अथॉरिटी का ओपिनियन रेलिवेंट हो जाएगा। 73A में हमने इसके साथ ही पढ़ लिया था, क्या कह रहा था, कि डिजिटल के लिए। ठीक है जी, काम खत्म। इसके बाद 48, 49, 50 में कर टू रिलेशनशिप, कस्टम राइट पकड़ लिया, टीन रिलेशनशिप पकड़ लिया, रिलेशनशिप पकड़ लिया, और रिलेशनशिप वाले पकड़ लिया, मैरिज को प्रूव नहीं कर सकते, ये भी हो गया। और एक क्या होता है, सिंपल है कि अगर भैया किसी का क्या बोलते हैं उसको ओपिनियन रेलिवेंट है, तो किस ग्राउंड पर वो ओपिनियन है वो भी रेलिवेंट हो जाएगा। 52 से 55 तक हमने
12 के साथ हमने पढ़ लिया था, 56, 57, 58 हम पढ़ लेते हैं। ठीक है जी। और 56, 57, 58 कहता है फैक्ट नीड नॉट प्रूव। कह रहा है फैक्ट, ऐसे फैक्ट जिन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो 56, 57, 58 कवर कर रही है। देखो यहां से बड़े आसान क्वेश्चन बनाता है वो, जैसे 56 से क्वेश्चन बनाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाता है, बिल्कुल यू एक लाइन यही उठा कर देगा, नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड टू बी प्रूव। कह रहा है अगर कोर्ट खुद जुडिशियल नोटिस ले रहा है, सपोज करो आप, तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और जब किन किन चीजों का जुडिशियल नोटिस लेगा, वो हमने यही 56 हमने पढ़ लिया, 57 में हमें यही बता रहा है बस कि इन किन चीजों का जुडिशियल नोटिस ले लेगा। जैसे मान लो कि गैजेटेड में आपने कोई लॉ बना के पब्लिश किया है तो उनका ले लेगा, है ना, लॉ ऑफ लैंड हो गया, लॉ ऑफ सी हो गया, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम वगैरह का वो जुडिशियल नोटिस लेगा, है ना। तो ऐसे मान ले किन किन चीजों का अगर कोर्ट जुडिशियल नोटिस खुद लेगा तो आपको प्रूव करनी होगा। अब कल ये बात आ जाए कि भारत का झंडा तिरंगा है कि नहीं, अब इस पे आप क्या प्रूव करोगे, कोर्ट को जुडिशियल नोटिस ले लेगा, खत्म हो गई बात, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो 56 बता है कोर्ट जिसमें जुडिशियल नोटिस लेगा वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। 57 में देखो कौन कौन सा जुडिशियल नोटिस लेगा, तो सारे तो आपको याद भी नहीं करने, पीटी में पूछता भी नहीं है। एक इसका देखो पहले देख लो, पहला कि ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो जितने भी लॉ चल रहे हैं हमारे इनफोर्स में है वो वाले। ठीक है, इसके बाद जैसे आप इसका देख लो, ये देख लो आप इसका 8 देख लो कि जैसे कि नेशनल फ्लैग है किसी भी स्टेट वगैरह का इंडिया का, तो वो रिकॉग्नाइज हमने क्या उसका ले लेगा। पब्लिक फेस्टिवल, फास्ट, हॉलीडेज वगैरह जो हमने नोटिफाई कर रखे उनका ले लेगा। ठीक है, और देखो लास्ट देखो, द रूल ऑफ द रोड ऑन लैंड और एट सी, तो रूल ऑफ द क्या बोल रहे हैं रोड, इसका भी ले लेगा। इस पर जो भी लैंड और सी पे जो भी इनका रूल वगैरह चलते हैं उसका भी वो जुडिशियल नोटिस ले लेगा। और देखो नीचे एक लाइन कह रहा है, अगर इसे भी आप देख लो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं बट देखना जरूरी होता है। कह रहा है इन ऑल दीज केसेस, ये जो ऊपर 13 तरीके के केसेस दिए जिनका वो जुडिशियल नोटिस ले रहा है, एंड ऑल्सो ऑन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, और यहाँ पर कोई मैटर पब्लिक हिस्ट्री से रिलेटेड है, लिटरेचर से रिलेटेड है, साइंस और आर्ट से रिलेटेड है, द कोर्ट में रिजॉर्ट, कोर्ट चाहे तो, फॉर इट्स एड, अपनी सहायता के लिए, टू एप्रोप्रिएट बुक और डॉक्यूमेंट फॉर रेफरेंस ऑफ इट, तो उसमें कोई रेफरेंस के लिए कोई बुक और वो सब भी पढ़ सकता है, यूज कर सकता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई बड़ी चीज है। 56 से बनाता है और फिर 58 से बनाता है, 57 से तो क्वेश्चन नहीं बनाता हूँ नॉर्मली, पर कभी कभी ये पूछ लेता है कि कोर्ट जुडिशियल नोटिस जो लेगा वो किन किन चीजों में ले सकता है, कहाँ दिया है, तो आपको ये जरूर याद होना चाहिए किन किन चीजों में ले सकता है, और ये दिया हुआ है 57 ऊपर, सिंपल। 58 कहता है कि फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव, तो जो एडमिट कर लिया आपने, ऐसे फैक्ट जो आपने एडमिट कर लिए एक पार्टी ने, सपोज करो ए और बी के बीच में केस है, बी ने कोई बात है एडमिट कर ली, तो बहुत सिंपल सी बात है ना, जब आदमी कोई एडमिट ही कर रहा है तो फिर एक प्रूफ होने की जरूरत क्या है। तो वो मेहनत कर रहा है, दूसरा आदमी कह रहा है हाँ, वो कह रहा है इस पर मेरे 10,000 है, वो कह रहा है हाँ मेरे पे 10,000 है, बात ही खत्म हो गई, कोर्ट के लिए आसान हो गया, हमारा क्या जा रहा है भैया, मरो, है कि नहीं। तो 58 पे कह रहा है कि एडमिटेड फैक्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं, मगर आप देख लो एडमिटेड का सीन है, देखो नो फैक्ट नीड टू बी प्रूव्ड, किसी फैक्ट को प्रूव की जरूरत नहीं है, इन एनी प्रोसीडिंग विच द पार्टीज देयर टू और देयर एजेंट, मतलब यहाँ पर कौन कौन एडमिट कर सकता है, पार्टी और उनके एजेंट भी कर सकते हैं ना, एजेंट एग्री टू एडमिट एट द हियरिंग, तो उन्होंने बोला हम जाके भैया क्या करेंगे, हियरिंग पे जाएंगे ना जब अगली वाली तारीख पे, वहां पे जाके एडमिट कर लेंगे, या तो उन्होंने ये बोल दिया कि हम कोर्ट जाएंगे अगली तारीख को, वाले तो मान लेंगे, टेंशन नहीं पड़ता। और विच, और एक और इसमें एक तो ये हो गया, और विच बिफोर द हियरिंग, अब इसने क्या किया, हियरिंग से पहले दे एग्री टू एडमिट बाय एनी राइटिंग अंडर देयर हैंड, और यहाँ पर उन्होंने क्या करा कि अभी कुछ लिख कर दे दिया, एक डॉक्यूमेंट दे दिया लिख के कि मैं फलाने सिंह ये मानता हूँ, ये एडमिट करता हूँ, इनके मेरे पैसे चाहिए नहीं, ये वो फलाने का, उसने वहां लिख कर एडमिट कर लिया हियरिंग से पहले, या तो वो बोल दे चलो हियरिंग पे जाकर मैं एडमिट कर लूंगा, या फिर लिख कर दे दे कि भैया ठीक है मैं ये चीज एडमिट, तो वो कागज आप वहां पे लगा दें, ठीक है जी।
और विच बाय एनी रूल ऑफ प्लीडिंग इन फोर्स एट द टाइम दे आर डीम्ड टू हैव एडमिटेड बाय देयर, और या फिर कह रहा है कि किसी रूल ऑफ प्लीडिंग की वजह से, तीन चीज आ रही है ना, रूल ऑफ प्लीडिंग की वजह से माना जाए कि उन्होंने एडमिट कर लिया है। जैसे इसका एग्जांपल, जैसे सीपीसी मान लो आप, सीपीसी में रिटर्न स्टेटमेंट किसी ने प्रिंट किया, आपने उसका रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया, तो रिटर्न स्टेटमेंट में आपको हर पॉइंट को स्पेसिफिकली डिनाई करना होता है, एंड अगर आपने वो स्पेसिफिकली डिनाई नहीं किया तो माना जाएगा कि वो आपने एडमिट कर लिया। तो रूल ऑफ प्लीडिंग है ना ये, इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए आपने, तो फिर भी आपको प्रूफ लिखनी पड़ेगी, तो उसने एडमिट किया। तीन तरीके से एडमिशन की बात कर रहा है। पहला कह रहा है कोई ये कहता है कि हम तो हियरिंग पे जाते हैं एडमिट, दूसरा कह रहा है कि हम इसको, दूसरा कह रहा है कि हम इसको डॉक्यूमेंट में अभी लिख के दे देते हैं जी, ये लो जी हमने एडमिट कर लिया। तीसरा कह रहा है कि किसी रूल ऑफ प्लीडिंग की वजह से वो उसे मना कर रहा है कि आप इसको अब मतलब कि आप, हम मान लेंगे कि आपने एडमिट किया है, तो फिर क्या होगा, आपको प्रूफ होने जरूरत नहीं। और नीचे एक चीज कह रहा है, ये तो 58 इसलिए शुरू में सब कुछ कह दिया कि ऐसा 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 आपको प्रूफ होने जरूरत है, और नीचे एक प्रोवाइजो लगा दिया इसमें। प्रोवाइजो कह रहा है प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में, अगर कोर्ट चाहे, में है ना, डिस्क्रिप्शन आ गया, कोर्ट में अगर चाहे तो इन इट्स डिस्क्रिप्शन रिक्वायर द फैक्ट एडमिट टू इंक्लूड अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन। तो अगर कोर्ट के अगर दिल में आ गई, मान लो वो तो एडमिट कर रहा, कोर्ट को लग रहा है नहीं यार मजा नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो वो ये भी कह सकता, मतलब वो ए और बी के बीच में केस चल रहा था, तो बी तो एडमिट कर रहा है, पर फिर भी कोर्ट ऐसे कह सकता कि नहीं यार मुझे तो काम करो, एडमिशन के अलावा भी कुछ ना कुछ प्रूफ लेके तो, कुछ ना कुछ तो आपको लेके आना पड़ेगा। पैसे दिए तो कोई गवाह ला दो, पैसे दिए तो कोई डॉक्यूमेंट ला दो जिसमें आपने पैसे दिए थे, कोई ट्रांजेक्शन बैंक की दिखा दो, कुछ तो दिखा दो मुझे थोड़ा बहुत, जो मैं और ज्यादा सिक्योर हो जाऊं। चाहे तो एडमिशन पे भी वो जजमेंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में है ना, मगर अगर वो अपने आप को थोड़ा सेटिस्फाई करना चाहता है तो फिर वो उससे कह भी सकता है कि भैया जाके आप इसका थोड़ा वो ला। ठीक है जी, ये बात यहां तक हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, 58 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें जाना है यहां से, अब इसको एक काम करते हैं, कल शुरू करते हैं 59 से, पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे 32 से लेकर 58 तक, और उसके बाद हम कल 59 से इसको आगे शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यही खत्म करते हैं, कल स्टार्ट करते हैं